हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का प्रश्न जो है दरोगा मेंस, बीपीएससी, पीटी, एसएससी, रेलवे और डिफेंस को की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाए गए हैं। और इस प्रश्न को मैंने पहले ही फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैंने शेयर किया है। उम्मीद है आप बनाए होंगे, इन प्रश्नों को आप ढूंढे भी होंगे। आज इसकी व्याख्या देखेंगे, आंसर देखेंगे और व्याख्या देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर चैनल पर ही देखें। कारण है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं देखेंगे तो फिर यूट्यूब पर वीडियो देखने की रेटिंग इतना कम है कि फिर मुश्किल होता है हम लोग के लिए कि कैसे वीडियो बनाएं, कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। इसलिए आपसे गुजारिश होगी कि आप वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही देखें, ठीक है। और साथ में इस वीडियो का नोट्स भी बनाते चलें। जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसका आप एक एक कॉपी बना करके नोट्स बनाते चलें, ताकि परीक्षा के टाइम में आप उसका लाभ ले सकें, ठीक है। प्रश्न देखेंगे। पहला ही प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई, ठीक है। देखेंगे 1937 का प्रांतीय चुनाव, 1937 के प्रांतीय चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई, तो इसका आंसर है ए, कांग्रेस, ठीक है। अब देखेंगे 1937 का प्रांतीय चुनाव, तो 1937 का प्रांतीय चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में या सबसे ज्यादा सीट लेकर के अगर कोई पार्टी जीतती है तो वह है कांग्रेस पार्टी, जो सर्वाधिक सीट लेकर के जीती है। आपको बता दें कि 1937 में कुल 1585 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें 721 सीट जो है कांग्रेस को प्राप्त होता है। 731 सीट किसको? कांग्रेस को। बाकी जो सीटें हैं अन्य पार्टियों को मिलता है, ठीक है। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई, तो ऑप्शन है ए, कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा ले लें, बारे में जान लें कि कांग्रेस पार्टी भारतीय पार्टियों में सर्वाधिक पुरानी और सर्वाधिक जन सरोकार रखने वाली या जनता में सर्वाधिक प्रभाव रखने वाली पार्टी थी। कौन? तो कांग्रेस पार्टी। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां पर? तो बंबई में। और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। आप जानते हैं ए.ओ. कौन जी? तो ह्यूम। अब देखेंगे प्रजा कृषक पार्टी। यह प्रजा कृषक पार्टी जो है बंगाल की पार्टी थी, जिसके नेता थे फजलुल हक, जिसके नेता थे फजलुल हक, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी या पंजाब की पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, और इसके नेता थे अफसर हुसैन। नाम है नेता का अफसर हुसैन, ठीक है। इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी, यह महाराष्ट्र एवं मध्य प्रांत में काम कर रही थी, और इसके नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने कुल कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत से 1937 के चुनाव में सरकार बनाई? आंसर है ए, 5 राज्यों में। 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन से है? तो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, देखेंगे मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में। 1 2 3 4 5। आइए इसको मैप से देखते हैं, इसको मैप से भी देखेंगे। इसको ऐसे आप देखेंगे कि
कांग्रेस ने कुल 5 राज्यों में सरकार बनाती है। वर्तमान में जो यूपी और उत्तराखंड था यह संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत, यह मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, यह बिहार, उड़ीसा, और यहां पर आएंगे तो मद्रास जो वर्तमान में तमिलनाडु है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, अब देखेंगे 7 राज्यों में सरकार जो है, अन्य 2 राज्यों में, 5 तो हो गए और 5+2 यानी 7 राज्यों में संयुक्त, 2 राज्यों में संयुक्त सरकार बनाती है। ठीक है, 2 राज्य, और ये 2 राज्य हैं, आपको बता दें, बम्बई और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। आपको बता दें आगे चल करके असम में भी 8 राज्यों में संयुक्त सरकारें बनती हैं कांग्रेस की। 8 राज्यों में संयुक्त सरकारें, शुरुआत में 5 में तो पूर्ण बहुमत मिली, 2 राज्यों में संयुक्त सरकार बनाई, कुछ दिनों के बाद में असम में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो इस तरीके से संयुक्त सरकारों की संख्या इसकी 8 हो गई। लेकिन कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? तो 11 प्रांतों में, और 11 प्रांतों में जो 3 शेष बचे, जैसे बंगाल, सिंध और पंजाब। ठीक है, तो इसमें प्रजा कृषक पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, और ये जो है आपस में संयुक्त सरकारें बना करके काम चला रहे थे। तो इस तरीके से 1935 के अधिनियम के आधार पर 1929 में जो चुनाव हुए उसके आधार पर कांग्रेस 5 राज्यों में पूर्ण सरकारें बनाई, 7 में संयुक्त सरकारें, आगे चल करके 8 राज्यों में संयुक्त सरकार बनाती है, और कुल 11 प्रांतों में चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? ऐसा क्वेश्चन जनरली आप देखे नहीं होंगे। क्वेश्चन को हमें लगा कि ये आंकड़ों का जादूगरी है, हो सकता है अगला प्रश्न बिहार दरोगा में ये पूछ ले, तो हमने सोचा कि इस पर क्वेश्चन बनाया जाए। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? ठीक है, ऑप्शन देकर के रखा है यूपी, एमपी, बिहार और मद्रास। ठीक है, तो इसमें आंसर है मद्रास। मद्रास में कुल सीटों की संख्या 159, कुल सीटों की संख्या कितनी रही? 159। यूपी में 134, एमपी में 70 और बिहार में 95 सीटें। अगर ये आंकड़ा आपको याद रहे तो आसानी से सजाने के लिए अगर देता है तो सजा भी लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे उड़ीसा, अगर उड़ीसा को देखेंगे तो उड़ीसा में 36, बम्बई में देख ले तो बम्बई में 87 सीटें प्राप्त होती है कांग्रेस को, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर कुल सीटों की संख्या 19। यानी जितने राज्यों में संयुक्त सरकारें भी बनाई थी पूर्ण बहुमत की सरकार, आप जानते हैं कि यूपी, एमपी, बिहार, मद्रास और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार, और 2 राज्यों में संयुक्त सरकार। तो इनका आंकड़ा यह है, अगर इनमें से प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को किस राज्य में, तो आपको आंकड़े अगर ध्यान हो तो 159 मद्रास में, सेकेंड हो जाता है यूपी, थर्ड हो जाता है बिहार। ठीक है, इस तरीके से फोर्थ पर ये, तो अगर ये सजाने के लिए दे दिया जाए तो ऐसे भी आप सजा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा क्या था? 1937 का प्रांतीय चुनाव आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर हुआ था, 11 प्रांतों में हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा क्या था? पहला दिया है राजनीतिक कैदियों की रिहाई, बी नागरिक स्वतंत्रताएं, और ये दूसरा है नागरिक स्वतंत्रताएं, और तीसरा है किसानों के सवाल। उठ करके दिया है केवल एक, बी पर दिया है 1 और 2,
सी पर दिया है 1 और 3 और डी पर दिया है 1 2 3 1 2 एवं 3। आंसर होगा डी। ये तीनों ही मुद्दे जो थे 1937 के चुनाव में खूब रन कर रहे थे। आप जानते हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए काफी दिनों से संघर्ष किया जा रहा था। जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है, राष्ट्रवाद की जब बात होने लगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता की बात होने, ठीक है न। किसानों के सवाल, अंग्रेजी राज में अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित हुआ तो उसमें सर्वाधिक अगर किसी का शोषण हुआ तो किसानों का। राजनीतिक कैदी, जितने भी आंदोलन में लोग भाग ले रहे थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो उन आंदोलनों में जो लोग भाग ले रहे थे उनको राजनीतिक कैदी माना जा रहा था। तो उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नागरिक स्वतंत्रताएं और किसान के सवाल पर 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ रहे थे। कौन? तो कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग इन मुद्दों पर लोगों में जाकर के जनता में ये बात कि हम किसानों के जो भी टैक्स है उस टैक्स को कम कर देंगे या फिर माफ कर देंगे, आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है और ना जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और आप देखें कि इस तरीके से जो 1585 कुल सीटें थी उसमें से 721 सीटें प्राप्त होती है किसको? तो कांग्रेस को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रांतीय विधानसभाओं से 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया तो किस नेता ने मुक्ति दिवस या एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया? मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। प्रश्न फिर से देखेंगे। जब वो कांग्रेस के नेताओं ने प्रांतीय विधानसभाओं से 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया तो किस नेता ने मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया? ऑप्शन है ए श्री कृष्ण सिंह, बी हरे कृष्ण महताब, सी बीजी खेर और डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के नेता थे और उन्होंने जब कांग्रेस ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया तो मुक्ति दिवस के रूप में एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। अब सुनेंगे, थोड़ी कहानी है। जब ये कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। किसने? तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। और कितने प्रांतों में? तो 8 प्रांतों में जो इनकी संयुक्त सरकार थी, 5 में तो पूर्ण थे, और 8 प्रांतों में जो इनकी संयुक्त सरकार इस्तीफा दे दी। कारण था कि आप जानते हैं कि 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत या द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और उस वक्त वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो और लिनलिथगो ने भारतीय सरकारों से या प्रांतीय सरकारों से बिना सलाह लिए ही भारत को इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में लड़ने की घोषणा कर दिया, कोई सलाह नहीं लिया। तब कांग्रेस पार्टी जो है लिनलिथगो के पास जाती है, जो गवर्नर जनरल था भारत के पास, और उनका कहना था कि इसका उद्देश्य बताइए कि आपने किस आधार पर इसमें भारत को इन्वॉल्व कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। और यहाँ पर चारों तरफ जो है पूरे भारत में चारों तरफ ऐसे कहें आपातकाल लागू कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया। ठीक है, तो ये बातें पूछी गई लिनलिथगो से कि आप किस आधार पर ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग उसमें शामिल हों या द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय शामिल हों, तो आप जो है युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्र कर देंगे। स्वतंत्र करने की बात हो रही थी कि आप स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन लिनलिथगो ने शुरू से ही रटाया आपको क्या उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, उत्तरदायी शासन या ऑटोनोमस दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर प्रांतों में उत्तरदायी शासन, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गया था, तो यही उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया, जिसकी खुशी में कहें या एवज में कहें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। अब देखेंगे, ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह,
ऑप्शन ए में है श्री कृष्ण सिंह। ये श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री या उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, बिहार के थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। हरे कृष्ण महताब उड़ीसा के प्रधानमंत्री या पहले मुख्यमंत्री थे। बीजी खेर ये मुंबई के 1937 का जो प्रांतीय चुनाव होता है, तो उस प्रांतीय चुनाव के आधार पर जो प्रांतों में सरकारें बनी थी उसके मुख्यमंत्री कह दे या तत्कालीन समय में इनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित थे, किससे? तो मुस्लिम लीग से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव की संकल्पना किसके द्वारा लाई गई? अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव की संकल्पना किसके द्वारा लाई गई? तो आंसर होगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो या लिनलिथगो, जिसका शासनकाल ये भारत का तत्कालीन वायसराय था, तत्कालीन गवर्नर जनरल कहें, वायसराय नहीं कहें, क्योंकि 1935 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। 1936 से लेकर के 44 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। और गवर्नर जनरल था और इसके द्वारा कौन सा प्रस्ताव आता है? अगस्त प्रस्ताव। सुनेंगे, आप जानते हैं कि 1939 ईस्वी में, अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देती है और फिर वही कांग्रेस पार्टी लॉर्ड लिनलिथगो के पास जाती है कि आप आखिर भारत के लिए क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे, भारत के लिए क्या प्रस्ताव रखे हैं, ताकि आप ये घोषणा कर चुके हैं कि भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, तो आपने आखिर भारतीयों के लिए क्या सोच करके रखा है? तो कहता है कि अगस्त प्रस्ताव, उसी में कहता है, पहली बात कहता है अगस्त प्रस्ताव के तहत कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में जो वर्किंग कमेटी है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, एक बात। दूसरा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, युद्ध सलाहकार, सुनेंगे, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात कहता है कि आपको युद्ध के बाद में उत्तरदायी शासन या स्वशासन दिया जाएगा। बताइए इसमें आखिर कांग्रेस को क्या मिलने जा रहा है? कुछ भी नहीं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, लेकिन जो भी फैसला करना है वो गवर्नर जनरल ही करेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल आज के राष्ट्रपति, तो आज का जो राष्ट्रपति है 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बाध्य है कि वह जो भी कार्य करेगा कैबिनेट की सलाह से करेगा, लेकिन तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल के पास असीमित शक्तियां थी। भले ही भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन जो गवर्नर जनरल कहेगा वही काम होगा, ठीक है। अब देखेंगे, युद्ध में सलाहकार परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। आप सलाह लीजिए और मानना अंग्रेजों को है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तरदायी शासन आज से नहीं, 1919 के अधिनियम से बात हो रही है। फिर इसके बाद में 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, फिर इसी तरीके से भारत शासन अधिनियम में, तो ये राटा डायलॉग मार दिया और इससे शुद्ध हो करके कांग्रेस पार्टी वहां से वापस चली गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो शुरू हुआ उसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी विनोबा भावे और डी गोविंद बल्लभ पंत। इसमें आंसर होगा विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, या जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब से? तो 17 अक्टूबर 1940 से। अब देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में क्या कांग्रेस का कंसेप्ट था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अगर प्रश्न पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की संकल्पना किसने दी, तो गांधी ने। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही
फर्स्ट ये थे और सेकंड सत्याग्रही कौन थे? नेहरू जी। और तीसरे के रूप में चुना गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये तीसरे नंबर पर थे। अब देखेंगे कांग्रेस और ये भारतीय अंग्रेजी सरकार या वो जो गवर्नर जनरल था कांग्रेस की बात को सुन नहीं रहा था। और कांग्रेस में जो है गांधी का विचार था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाए। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाए कारण है कि जनता इस वक्त हो सकता है कि अगर जन आंदोलन करे तो उसमें भाग नहीं ले। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था कि लोगों को यह बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में या द्वितीय विश्व युद्ध में वर्ल्ड वार में भाग नहीं ले रही है, यानी ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ रही है। और एक एक कर करके सत्याग्रही आगे आगे बढ़ते जाएं और इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया और कहा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। जैसे मैं हूं तो हम पर्सनली सत्याग्रह कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और लोगों को समझा रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश की सरकारें या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है। और यह बात कांग्रेस या सरकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी या भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे तरफ से लड़ रहा है, यानी इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा है, वो गलत है। अगर गांधी ने सलाह दिया कि अगर सरकार वैसे लोगों को रोकती है, पकड़ती है, तो कई लोग भीड़ कर करके इकट्ठा हो जाएंगे, तो वैसी स्थिति में वो बच भी जाएगा प्लस वो अपना काम भी करेगा। और उसका उद्देश्य था कि यह बातें करते करते, यानी कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था कि बात करते करते कहां तक, दिल्ली तक चले, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है 1940 के लाहौर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की गई? ऑप्शन है ए चौधरी रहमत अली, बी सिकंदर हयात खान, सी फजलुल हक और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना आंसर होंगे। 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन किसका? तो मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन था 1940 ईस्वी में, लाहौर में अधिवेशन हो रहा था। तो प्रश्न कर रहा है कि 1940 के लाहौर अधिवेशन यानी मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था किसकी अध्यक्षता में अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। यानी स्पष्ट रूप से 1940 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम लीग ने अपने मंच से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कर लिया। फर्स्ट टाइम ऐसा हो। ठीक है, अब देखेंगे मुस्लिम लीग को थोड़ा देख लेंगे। मुस्लिम लीग का गठन 1926 में, मुस्लिम लीग का गठन 1926 में कहां पर? ढाका में। आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां ढाका में हुआ था। ठीक है, आज वर्तमान में ढाका बांग्लादेश में है। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां इनके द्वारा हुआ था। और यही मुस्लिम लीग आगे चल करके 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग करता है। अब देखेंगे ऑप्शन है चौधरी रहमत अली। अगर हम लोग चौधरी रहमत अली की बात करें, ठीक है, तो चौधरी रहमत अली ने 1933-34 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और स्टूडेंट ग्रुप में इसने एक अलग पाकिस्तान शब्द गढ़ा कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए। ठीक है, एक अलग क्षेत्र होना चाहिए जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगान और सिंध जैसे राज्य आए। यह पहली बार 1933-34 में चौधरी रहमत, हालांकि उस वक्त चौधरी रहमत अली की यह सनक कहा गया कि लड़का है और इसकी सोच है, इसके बारे में कुछ भी मुस्लिम लीग नहीं कह रही थी। अब है सिकंदर हयात खान ने 1940 का जो लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव आया, इस प्रस्ताव को तैयार किया था। प्रस्ताव को तैयार करने वाले थे, प्रस्ताव को तैयार किए थे कौन? सिकंदर हयात खान। फजलुल हक ने समर्थन किया। जैसे नहीं होता है कि कोई समर्थन करता है कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं, फजलुल हक ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में समर्थन किया, जबकि उस वक्त अध्यक्षता कर रहे थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना।
अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को किसने भारत भेजा? मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को किसने भारत भेजा? ऑप्शन ए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, बी चर्चिल, सी लिथगो, डी रेमजे मैकडोनाल्ड। तो इसमें आंसर होगा बी विंस्टन चर्चिल। पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। ठीक है, यह चर्चिल 1940 से 45 ईस्वी तक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जी। कौन था? प्रधानमंत्री। और उसने इसी के काल में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 45। 1939 से 45 ईस्वी तक, 1939 से 45 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में अगर आप भारत का ये वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे यहाँ ये द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में आपको नक्शा दिखा दे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका ये सारे एक साथ लड़ रहे थे, जबकि जापान, जर्मनी ये सब एक साथ लड़ रहे थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र रूप में थे। तो जापान जो आप देख रहे हैं, जापान यह है जापान, और जापान बढ़ते बढ़ते यहां तक इधर भारत की तरफ आने लगा था। तब इंग्लैंड ये चीन के राष्ट्राध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के दबाव पर जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था, ठीक है, उसने भारत में एक प्रस्ताव भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। और उस क्रिप्स प्रस्ताव की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। ठीक है, 23 मार्च 1942 को भारत आता है। लिथगो आप जानते हैं तो 1936 से 44 ईस्वी तक, 1936 से 44 ईस्वी तक गवर्नर जनरल था भारत का। रेमजे मैकडोनाल्ड यह 1930 से 35 ईस्वी तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। इंग्लैंड का पीएम कौन? रेमजे मैकडोनाल्ड। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव में कौन सी बातें शामिल नहीं थी? क्रिप्स प्रस्ताव में कौन सी बातें शामिल नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। ऑप्शन है ए युद्ध के बाद पूर्ण उपनिवेश का दर्जा, युद्ध के बाद पूर्ण उपनिवेश का दर्जा, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन, युद्ध के बाद पूर्ण स्वराज दिया जाएगा, संविधान निर्माण होने तक रक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश सरकार पर होगी। आंसर है युद्ध के बाद पूर्ण स्वराज दिया जाएगा, ऐसा क्रिप्स मिशन ने नहीं कहा। ठीक है, अब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में आता है, 1942 ईस्वी में, और स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आता है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, आए हुए थे, और आए तो भारत के सभी लोगों से, विशेषकर कांग्रेस से बातचीत कर रहे थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, उदारवादी विचारधारा के थे, लेकिन वो बातें क्या लेकर के आए? युद्ध के बाद पूर्ण उपनिवेश, रटारटाई बात है कि युद्ध के बाद देंगे, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे। ठीक है, संविधान निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार रक्षा करेगी भारत को। ठीक है, तो ये सारी बातें लेकर के क्रिप्स प्रस्ताव भारत आए, और इस क्रिप्स प्रस्ताव को भेजा कौन? तो चर्चिल। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल ने भेजा। आया किसके अध्यक्षता में? तो विंस्टन ये स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और बातें यही हो रही हैं। ठीक है, अब देखेंगे या अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया? ऑप्शन है ए गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर साहब, और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें आंसर है मोहम्मद गांधी ने, मिस्टर गांधी ने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, यानी या पोस्ट डेटेड चेक कहा किसने? गांधी ने। कारण था कि आप देखिए कि पूर्ण उपनिवेश देंगे,
पूर्ण उपनिवेश का दर्जा देंगे, संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे। ये सारी बातें कब होंगी? युद्ध समाप्त होने के बाद। और अंग्रेजी सरकार के जो लक्षण थे या उनके जो चरित्र थे उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो आपको देना था इससे पहले दे, युद्ध से पहले दे देते, संविधान निर्माणी सभा का गठन, पूर्ण उत्तरदायित्व तो देते थे या पूर्ण उपनिवेश का दर्जा देते, मतलब युद्ध से पहले तो बात बनती। लेकिन कह क्या रहा है कि कुछ सारी चीज देंगे युद्ध समाप्त होने के बाद में, ठीक है। और यह क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक या उधर दिनांकित चेक बताया गांधी जी ने, ठीक है। और आपको बता दें गांधी जी नहीं, चाहे वो अंबेडकर साहब हो या मोहम्मद अली जिन्ना हो, ये अलग अलग पार्टी के लोग थे और सारे लोगों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे, सारी पार्टियों ने क्रिप्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, अंबेडकर साहब हो, हिंदू महासभा के लोग हों, उदारवादी पार्टी के लोग हों, वामपंथी हो या फिर जो भी पार्टियां थी, सारी पार्टियों ने क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इसमें मुस्लिम लीग के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन देखें, पूर्ण उपनिवेश राज्य का दर्जा, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दे देंगे और संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, रक्षा का दायित्व तो ये अंग्रेज पर होगा, तो इसमें मुस्लिम लीग के लिए तो कुछ भी नहीं है। और इस बात को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना भी उनसे क्या थे? नाराज थे, ठीक है।